जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द्रव्य की सामान्य गुण यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डी फार्मा स्टूडेंट के लिए E1 और E2 दोनों ही ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में इस चैप्टर के कंप्लीट थ्योरिकल पोर्शन को हम बहुत ही अच्छे समझेंगे क्योंकि इस चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे बनते हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जो कि एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों द्रव्य के सामान्य गुण इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका द्रव्य स्थैतिकी यानी कि हाइड्रोस्टैटिक्स। दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक में पहला जो हमारा पॉइंट है वो है दाब यानी कि प्रेशर। दाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको फोर्स का मान यानी कि F का मान दिया होगा और आपका एरिया यहाँ पे दिया होता है। आपको दाब को याद करना होता है या फिर आपको दाब भी प्रश्न में दिया होगा और आपको फोर्स यानी बल को याद करना होगा। इस प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं। तो दाब है क्या ये जान लेते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी अगर कोई एकांक सरफेस है और इस पर कोई लंबवत कोई बल कार्य कर रहा है तो ये जो बल इस पे लगेगा वो आपका दाब कहलाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। दोस्तों दाब जो है ये एक अदिश राशि है, यानी कि इस पर कोई इसकी परिमाण और इसकी दिशा की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता इसमें होती है। तो ये एक अदिश राशि होती है और इसका जो मात्रक होता है वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और इसे पास्कल के नाम से भी जानते हैं। आप ये जानते होंगे। दोस्तों मात्रक आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं बल का जो मात्रक होता है वो SI पद्धति में न्यूटन होता है, ये आप जानते हैं। दोस्तों न्यूटन बल का मात्रक होता है और ए यानी क्षेत्रफल जो एरिया होता है, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मात्रक जो होगा वो होगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होगा आपके दाब का मात्रक। तो अब चलते हैं इसके आगे। दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है वो है घनत्व यानी कि डेंसिटी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और घनत्व यानी डेंसिटी को हम डी से डिनोट करते हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में आपको फार्मूले याद करने होंगे और इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। दोस्तों किसी पदार्थ के द्रव्यमान व आयतन के अनुपात को पदार्थ का घनत्व यानी डी कहते हैं। दोस्तों आप जानते हैं द्रव्यमान को हम एम से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान व आयतन के अनुपात को यानी द्रव्यमान को अगर हम एम से डिनोट करते हैं तो आयतन को हम भी से यानी वे यानी वेलोसिटी होता है और वॉल्यूम भी होता है। तो यहाँ पे भी का तात्पर्य है वॉल्यूम से यानी आयतन। तो एम जो है ये आपका द्रव्यमान है और भी आपका इसका अनुपात है आयतन का। और दोस्तों यहाँ पे आपको घनत्व दिया है तो डी से हम घनत्व याद करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। तो दो डी इक्वल टू एम बाई भी, ये आपका ये इसका फार्मूला हो जाएगा जो कि आपको डेंसिटी यानी घनत्व निकालने के लिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ ध्यान देंगे, इसका जो मात्रक होता है वो आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है यानी किग्रा पर मीटर क्यूब होता है। इसके मात्रक को भी आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं जो आपका द्रव्यमान का मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, यानी एम जो है आपका द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। वहीं आपका जो वॉल्यूम है यानी आयतन जो है इसका मात्रक भी आपका मीटर पर क्यूब होता है। तो यहाँ पे मीटर क्यूब लिख देंगे। दोस्तों जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका केजी पर मीटर क्यूब ये आपका मात्रक आ जाएगा। इस प्रकार इसे आप ज्ञात कर सकते हैं, आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। दोस्तों एक बात इसमें नोट करने योग्य है यानी याद करने योग्य बात है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों इसे भी आप नोट कर लीजिएगा कि जल का जो घनत्व होता है वो सबसे अधिकतम क्या होता है। ये एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। आपको प्रश्न में दिया होगा कि जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें आपको 100 डिग्री और ऑप्शन बी में आपको 50 डिग्री, 40 डिग्री और आपको एक ऑप्शन दिया होगा 4 डिग्री। दोस्तों आपको याद रखना है, आपको जो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें डी हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसे आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब चलते हैं इसके आगे। दोस्तों अगला क्या है आपका है
आपेक्षिक घनत्व यानी कि जिसे रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, ये आपका घनत्व ही है, पर ये एक आपेक्षिक घनत्व होता है। इसे हम आपेक्षिक घनत्व के नाम से जानते हैं और इसे भी आप डी से डिनोट कर सकते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व 4 डिग्री टेम्परेचर पर जल के घनत्व के अनुपात को पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी कि जो जल का अधिकतम घनत्व होता है वो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जल के घनत्व के अनुपात को आप क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व होते हैं। यानी कि जल का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है और जल के घनत्व के अनुपात को, यानी कि अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपके जल का घनत्व है, अधिकतम है, और आपका जल का घनत्व जो नॉर्मल है वो आपके जो भी होगा उसके अनुपात को, मान लीजिए अगर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी है तो इसके जो अनुपात होंगे उसी को हम आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। दोस्तों आपेक्षिक घनत्व जो है इसका मात्रक आपका कोई नहीं होता है, ये आपको नोट कर लेना है। आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है, बल्कि घनत्व का जो मात्रक होता है ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। एग्जाम में यही सब प्रश्न जो आपके दिमाग से भूल जाएंगे वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपेक्षिक घनत्व को ज्ञात करने के लिए क्या होता है फार्मूला, पदार्थ का घनत्व यानी जिस पदार्थ का, यानी जल का, द्रव का, यानी किसी पदार्थ का जो भी द्रव रूप में हो उसका अगर आपको आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है तो उस पदार्थ का घनत्व आपको ऊपर रख देना है, चाहे वो जो भी हो। मान लीजिए किसी पदार्थ का जो घनत्व है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब इसे आप डिवाइड करेंगे, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आपेक्षिक घनत्व आ जाएगा, किसका, उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व आएगा जिसका आप ज्ञात कर रहे हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पदार्थ के किसी आयतन का द्रव्यमान दिया होगा तो आप इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे, पर इससे कम प्रश्न बनते हैं। आपके ज़्यादातर प्रश्न इस वाले फार्मूले पर ही बन जाते हैं। तो इस फार्मूले को आप एक नोट्स बनाइए और उस नोट्स में आप जितने भी मैं फार्मूले बता रहा हूँ उस फार्मूले को नोट्स कर लीजिए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो अगर आप उस नोट्स को अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपके जितने भी फार्मूले मैंने आपको नोट्स कराए हैं वो फार्मूले आपके सभी रिवाइज हो जाएंगे और इससे आपको फार्मूले भूलेंगे नहीं। तो ये काम आप अवश्य करिए। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, देख लेते हैं क्या है। दोस्तों अगला क्या है, द्रव दाब यानी कि लिक्विड प्रेशर। द्रव का भी एक प्रकार से अपना दाब होता है। जैसे अगर आप किसी बर्तन में किसी पानी को या फिर किसी भी प्रकार के द्रव को रखते हैं तो वो द्रव का भी आपके जो भी बर्तन है उसके बर्तन के सतह पर एक दाब लगता है, इसे ही द्रव दाब जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी द्रव द्वारा बर्तन की तली व दीवारों पर लगने वाले दाब को द्रव दाब कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। दोस्तों द्रव दाब में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें है। द्रव की सतह से h गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर द्रव का दाब P=HDG से ज्ञात किया जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई बर्तन है और ये आपकी किसी ऊंचाई से इसके नाप रहा है, यानी इसकी जो पेंदी है ये आपकी उसकी पेंदी है बर्तन की, और पेंदी को h से डिनोट किया गया है, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो हाइट है। तो इस सरफेस पे, इस पॉइंट पे जो आपका द्रव का दाब लग रहा है इसको हम P=HDG से ज्ञात करते हैं। दोस्तों h क्या है, h जो है ये आपकी ऊंचाई है, यानी कि जो मैंने आपको बताया इसकी जो हाइट होगी उसी को हम h से डिवाइड करते हैं, और d जो है ये आपका घनत्व होगा द्रव का, और g जो है, g ये आपका g का मान 9.8 होता है, ये आप जानते हैं, ये आपका गुरुत्वाकर्षण मान है। और p जो है, p आपका द्रव ही होता है, दाब होता है, p यानी प्रेशर होता है। तो आई थिंक आपको फार्मूला ये याद होगा और इस फार्मूले पे भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और द्रव दाब के चैप्टर का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, P=8HDG। ये फार्मूला आपके इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। दोस्तों नेक्स्ट है द्रव दाब के नियम। दोस्तों द्रव दाब के कुल 4 नियम इसमें दिए हुए हैं। द्रव के भीतर एक क्षैतिज तल पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान होता है। यानी कि द्रव के भीतर एक क्षैतिज तल पर, यानी कि अगर ये आपका किसी बर्तन में द्रव भरा हुआ है और ये आपका द्रव भरा हुआ है, मान लीजिए कोई ये बर्तन है, इसमें आपका द्रव भरा हुआ है, तो इसके जो क्षैतिज तल पर, यानी कि क्षैतिज यानी कि ऐसे ऐसे आपका हो गया क्षैतिज, ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर, कुछ इस प्रकार होता है, ये आपको पता होगा पर फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। दोस्तों क्षैतिज में अगर आपका ये द्रव भरा हुआ है तो इसके पेंदी पर क्षैतिज में, यानी कि इस प्रकार जो भी दाब लगता है वो इस साइड और इस साइड चारों तरफ एकदम समान होता है, यानी कि समान रूप से दाब चारों दिशाओं में, यानी सभी दिशाओं में, इस दिशा में या फिर इस दिशा में या फिर नीचे की तरफ बात कर लें, सभी दिशाओं में जो दाब होता है वो आपका इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब सभी दिशाओं में समान होता है। यानी कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब सभी दिशाओं में समान होता है। यानी कि आप इसी प्रकार समझ सकते हैं कि अगर इसमें जल भरा हुआ है तो अगर किसी एक पॉइंट की बात कर लें, यानी इस बिंदु की हम बात कर लें, तो इस बिंदु पर जो दाब लगेगा, इधर से भी जो दाब लगेगा और इधर से जो दाब लगेगा और इधर से जो दाब लगेगा, ये तीनों दाब जो होंगे वो समान होंगे। यही आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तीसरा पॉइंट क्या है? द्रव द्वारा लगाया गया दाब सदैव द्रव के संपर्क वाली सतह के लंबवत होता है। द्रव द्वारा लगाया गया दाब सदैव द्रव के संपर्क वाली सतह के लंबवत होता है। यानी कि अगर आपका ये पेंदी में कोई द्रव में दाब लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे अगर कोई द्रव का दाब, मान लीजिए यहाँ पे आपका केंद्र है, तो जो द्रव का दाब लगाया गया है वह सदैव संपर्क सतह के लंबवत होता है। यानी कि जो आपको यहाँ पे दाब लगाया गया है ये इसके लंबवत ही लगाया गया है। यहाँ पे आपका दाब लगाया गया और ये आपकी जो दाब लग रहा है उस सतह के लंबवत लगा हुआ है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है वो है द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव दाब द्रव की सतह के आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि द्रव का जो दाब होता है वो आपके किसी भी आकार व क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, वो आपके बर्तन के शेप पर निर्भर करता है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो आपके दाब जो होता है वो सभी दिशाओं में समान होता है। ये आकार और क्षेत्रफल पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। दोस्तों अगला क्या है? उत्प्लावन बल, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स के नाम से जानते हैं इसे हैं। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। दोस्तों जब आप किसी वस्तु को किसी जल में डुबाने का प्रयास करते हैं तो द्रव द्वारा उस पर भी एक बल लगता है। यानी आप जब डुबाने का प्रयास करते हैं तो डुबाने में आपको थोड़ा बल लगता है, तो वो जो बल लगता है वो जल द्वारा भी एक बल आपके ऊपर लगाया जाता है, वस्तु के ऊपर लगाया जाता है, तभी आपको जल में किसी भी वस्तु को डुबाने में बल लगाना पड़ता है। तो इसी बल को जो बल जल द्वारा एक बल लगाया जा रहा है वस्तु पर, उसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, जो कि वस्तु को कहता है कि तुम तैरो, तुम डूबो मत, तुम तैरो। यही बल जो होता है वो उत्प्लावन बल कहता है। दोस्तों उत्प्लावन जो है ये, इसका अर्थ ये आपका पर्यायवाची शब्द है। उत्प्लावन का अर्थ ये होता है तैरना, यानी कि तैरना जो है ये आपका उत्प्लावन इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे आप समझ सकते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर का। आर्किमिडीज सिद्धांत में है क्या? जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्णतः रूप से या फिर आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में थोड़ी सी कमी प्रतीत होती है। जब किसी वस्तु को आप जल में डुबाने का प्रयास करते हैं तो उसके जब डुबाने का प्रयास करेंगे तो उसके भार में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। वस्तु के भार में यह आभासी जो कमी आपको लगती है कि थोड़ी जो कमी हो रही है वो आपके जल द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कि अगर आप किसी वस्तु को, मान लीजिए ये आपका पात्र है कोई और इसमें जल भरा हुआ है, अब आप इसमें किसी वस्तु को, कोई वस्तु छोटा सा है और इसमें आप डुबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जब ये वस्तु इसमें डूबेगा तो ये जब डूबेगा तो इसके जो, जहाँ पर वो डूबेगा उसके स्थान का जो जल होगा वो आपके जल के किनारों किनारों पर आ जाएगा और वस्तु आपका बीच में हो जाएगा। तो जो ये आपका जल जो दोनों साइड हटा हुआ है वो इन दोनों जल का जो योग होगा, थोड़ा मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, इन दोनों जो जल हटाया गया जल है उन दोनों का जो योग होगा वो आपके इस हटाए गए जल के बराबर होगा और इसके वजन के भी बराबर होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। मतलब कि अगर आपका जो जल हटाया गया है इसका जो वैल्यू है, जो आपका हटाया गया भार है वो आपका, मान लीजिए इसका वैल्यू 2 kg है और आपका जो हटाया गया जल है वो आपका 1 kg ये है और 1 kg ये है, तो इन दोनों का योग जो है ये आपके इसके बराबर होगा। तो आई थिंक अगर आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? वस्तु का आभासी भार ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि वस्तु का जो वास्तविक भार होता है और उसमें अगर आप द्रव द्वारा हटाए गए भार को घटा देते हैं, यानी माइनस कर देते हैं, तो आपका जो वास्तविक उसमें भार को, द्रव के भार को घटा देंगे तो आपके आर्किमिडीज सिद्धांत इसमें फॉलो हो जाएगा और वो वस्तु का आभासी भार होगा जो आपको लगता है कि इसके भार में कमी आई है। दोस्तों जो हटाया गया द्रव का भार होता है इसे ही हम उत्प्लावन बल के भी नाम से जानते हैं। ये दोनों जो होते हैं ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। दोस्तों वस्तु का आभासी भार ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है mg इक्वल टू mg। आभासी भार ज्ञात करने के लिए mg कोष्टक में 1 माइनस रो बाई जी। रो क्या है? रो आपका द्रव का घनत्व है और डी जो है ये आपकी वस्तु का, दिए गए वस्तु का घनत्व है जिसे आप जल में डुबाने का प्रयास कर रहे हैं।
ये फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस फार्मूले पर प्रश्न बनते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, तो इसे आप दोस्तों अगला इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव के वक्र पृष्ठ के दो पार्श्वों के बीच दाबांतर, यानी कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ अ कर्व्ड सरफेस ऑफ अ लिक्विड। तो इसमें आपके दो फार्मूले आते हैं। पहला है द्रव की बूंद के भीतर द्रव्य अधिक, यानी कि अगर आपका कोई द्रव का ये एक बूंद है तो इसके भीतर जो दाब होगा उसके लिए फार्मूला क्या है। माना द्रव की एक बूंद है जो कि जिसकी त्रिज्या जो है, यानी कि जानते हैं आप कोई भी गोला होता है तो उसकी एक त्रिज्या होती है और उसका एक व्यास भी होता है, और त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दूना होता है, ये भी आप जानते होंगे। तो मान लीजिए कोई द्रव का बूंद है और उसकी त्रिज्या जो है वो आर है, तथा द्रव का पृष्ठ तनाव, यानी कि जो पृष्ठ तनाव होता है उसे टी से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए पृष्ठ तनाव टी है, द्रव की बूंद के भीतर दाब अधिक ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, तो आप तो पी जो है ये आपको दाब को डिनोट करता है, पी इक्वल टू 2T/R, यानी कि टी जो है ये आपका पृष्ठ तनाव है और आर जो है आर आपका त्रिज्या है। इस फार्मूले से आप द्रव के किसी एक बूंद के अंदर स्थित जो दाब होगा उसको ज्ञात कर सकते हैं द्रव के भीतर। दोस्तों द्रव के भीतर के अलावा द्रव के बाहर का जो एक दाब अधिक होता है उसे भी ज्ञात करने का फार्मूला होता है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। नीचे ये क्या दिया हुआ है, द्रव में बने वायु के बुलबुले के भीतर दाब आधिक्य। दोस्तों माना कि वायु का त्रिज्या आर तथा पृष्ठ तनाव टी है, द्रव की बूंद की तरह वायु के बुलबुले का एक पृष्ठ द्रव के संपर्क में है, अतः बुलबुले के भीतर अधिक दाब क्या होगा, तो वो भी आपको पी इक्वल टू 2T/R से ही ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक आप बुलबुला ही होगा, चाहे वो द्रव का हो या फिर वायु का हो। नेक्स्ट आपका जो है वो है साबुन के बुलबुले के लिए। साबुन के बुलबुले के लिए फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। साबुन के बुलबुले के लिए दाब अधिक ज्ञात करने के लिए, यानी कि एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड अ सॉफ्ट बबल। माना किसी साबुन की जो त्रिज्या है वो आर है और उसका जो पृष्ठ तनाव है वो टी है, साबुन के घोल से बना हुआ है वो, ठीक है। तो साबुन के बुलबुले के दो पृष्ठ वायु के संपर्क में होते हैं, एक बुलबुले के भीतर तथा एक बुलबुले के बाहर। दाब होगा वो एक बुलबुले के अंदर होगा और एक दाब जो होगा वो बुलबुले के बाहर हवा द्वारा जो लगाया जाएगा, यानी कि अगर आपका ये बुलबुला है इसके अंदर एक दाब होगा तभी वो बुलबुला आपका बना है, और दाब जो होगा एक आपके वायु के द्वारा बाहर से जो दाब लगाया जाएगा इसकी बात की गई है। तो इसका जो दाब अधिक निकालने का फार्मूला होता है वो होता है पी इक्वल टू 40/R। तो सेम आपका वही फार्मूला है, पर यहाँ पे 40 इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दाब जो है ये अंदर और बाहर दोनों प्रकार से लगाया जाएगा। तो अगला जो आपका टॉपिक है वो है किसी कातो। किसी कातो जो है ये क्या होता है, अगर आप घरों में अपने दीपक जलाते होंगे तो दीपक जो होता है ये आपके किसी कातो के कारण ही वो जलता रहता है, और किसी कातो के द्वारा ही आपकी जो द्रव में जो तेल होते हैं वो किसी कातो के द्वारा ही ऊपर चढ़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जब कांच की एक अत्यंत बारीक नली अर्थात केसनली को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव केसनली में मुक्त तल की अपेक्षा या तो ठोस ऊपर चढ़ता है या तो नीचे उतरता है। इसी घटना को केसी कातो कहते हैं। द्रव को या फिर किसी भी पदार्थ को ऊपर या नीचे उतरने की या चढ़ने की क्रिया को ही केसी कातो कहते हैं। यदि कोई द्रव किसी केसनली में एच ऊंचाई तक चढ़ता है या एच गहराई तक उतरता है, वह उसका स्पर्श कोण थीटा है, तो एच इक्वल टू 2T cos θ/RdG। इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पे केसी का तो ज्ञात करने का फार्मूला ये हो गया, और नीचे आर जो है ये आपके केस नली की त्रिज्या है। आर दोस्तों ये जो आपकी केस नली है उसकी त्रिज्या होगी, और डी जो है द्रव का घनत्व होगा। टी मैंने आपको बता दिया है ये आपका पदार्थ का यानी पृष्ठ तनाव होगा। द्रवों का प्रवाह यानी कि फ्लो ऑफ लिक्विड्स विस्कोसिटी इसको कहते हैं, श्यानता को। तो पहला हमारा इसमें टॉपिक है अविरतता समीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जब कोई द्रव किसी असमान क्षेत्रफल वाली नली में धारारेखी प्रवाह में बहता है तो द्रव के प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल व द्रव के वेग के गुणनफल दोनों नियत होते हैं, यानी कि स्थिर होते हैं। ए भी इक्वल टू आपका नियतांक हो जाएगा। ये आपके द्रव समीकरण भी से कहा जाता है, और ये अविरतता समीकरण तो है ही, तो इसके अलावा इसे द्रव समीकरण के नाम से भी जानते हैं, ये आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है बहते द्रव की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। बहते हुए द्रव में निम्नलिखित 3 प्रकार की ऊर्जा होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अगर आप कोई भी द्रव बह रहा है यानी कि वो गतिज की ऊर्जा में है, कोई भी द्रव अगर
बहता ही रहेगा तो उसमें किसी प्रकार की ऊर्जा होगी जो कि गतिज ऊर्जा होगी, दाब ऊर्जा होगी। उसमें किसी प्रकार का स्थितिज ऊर्जा नहीं होगा, क्योंकि स्थित ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो कि किसी वस्तु को उसकी अवस्था में बनाए रखता है। तो पहला इसमें है दाब ऊर्जा, यानी कि प्रेशर एनर्जी। यदि द्रव की सतह के ए क्षेत्रफल पर दाब, जो कि पी से डिनोट करते हैं, कार्यरत है, वह इसके कारण द्रव एल दूरी चलता है, तो दाब ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि गुणनफल नियत रहता है, तो दाब ऊर्जा जो होगा वो आपका पी ए एल हो जाएगा, यानी कि दाब इंटू क्षेत्रफल और उसकी दूरी के तीनों का गुणनफल जो होगा वो आपके दाब ऊर्जा को निकालेगा। यानी यहाँ पे जो पी है वो आपका दाब है, जो कि आपके जो एरिया है उस पर एकांक क्षेत्रफल पर जो लगाया गया दाब है वही इसका पी का मान होगा। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। यदि एम द्रव्यमान व भी आयतन का द्रव भी वेग से गतिमान है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला आप सभी जानते होंगे, हाफ एम भी स्क्वायर होता है, जहाँ पर एम जो है ये आपका द्रव्यमान होगा और भी जो है ये वेग यानी कि वेलोसिटी कहलाता है। एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो अगर एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला होगा वो आपका हाफ डी भी स्क्वायर वहाँ पे हो जाएगा। डी जो है वो आपके दिए गए क्षेत्रफल का डिस्टेंस होगा, यानी कि दूरी होगा। अब डी क्या है? डी जो है वो घनत्व है, यानी कि डी जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है वो आपका घनत्व है। नेक्स्ट जो है वो है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। यदि एम द्रव्यमान का द्रव पृथ्वी तल से एच ऊंचाई पर है तो स्थितिज ऊर्जा जो है ये एम जी एच, यानी कि एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा डी जी एच हो जाएगी। डी जो है ये घनत्व है और स्थितिज ऊर्जा आपके शांत प्रचालन में, यानी कि शांत जल में ही इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको दिया होगा प्रश्न में कि पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करिए यदि जल आपकी शांत अवस्था में है और इसमें दाब लगाया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्थित ऊर्जा भी। अब चलते हैं आगे, बर्नौली प्रमेय। दोस्तों बर्नौली प्रमेय यानी कि बर्नौलीज थ्योरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर का, तो इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आइए जान लेते हैं कि बर्नौली प्रमेय क्या है। तो इस प्रमेय के अनुसार यदि कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो इसके मार्ग में मिलने वाली प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, यानी कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा, तीनों का जो योग होता है वो नियत होता है, स्थिर होता है। यानी कि अगर दाब ऊर्जा को पी से डिनोट करें और हमने ऊपर आपको बताया था कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसे हम हाफ डी वी स्क्वायर से लिख सकते हैं, और अगर स्थितिज ऊर्जा डी जी एच है तो ये तीनों का जो योग होगा वो नियत होगा, अर्थात एक नियतांक होगा। यही दोस्तों आपका बर्नौली का प्रमेय है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बर्नौली का प्रमेय, और इस पे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये फार्मूला है इस फार्मूले को नोट कर लेना है और इसे याद कर लेना है। इस फार्मूले पे आपके प्रश्न बनते हैं। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला हमारा है श्यानता, यानी कि विस्कोसिटी। दोस्तों श्यानता को हम ईटा से डिनोट करते हैं, इसे हम ईटा के नाम से जानते हैं। ईटा का सिंबल ये होता है, और द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के बीच की आपेक्षिक गति का विरोध करता है श्यानता कहलाता है। यदि क्षेत्रफल एक व वेग अनु की प्रवणता जो है वो डेल वी बाई डेल एक्स वाली द्रव की दो परतों के बीच श्यान बल एफ कार्य कर रहा हो तो एफ इक्वल टू ईटा इंटू ए डेल वी एक्स बाई डेल जेड। इसी सूत्र को हम न्यूटन के सूत्र भी से नाम से भी जानते हैं। ये जो फार्मूला है ये न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये न्यूटन का फार्मूला कहलाता है, जहाँ पर एन जो है ये आपका श्यानता गुणांक, एन नहीं सॉरी, ये आपका ईटा बोला था इसको है, और डेल बी एक्स जो है ये परतों के बीच सापेक्ष वेग कहलाता है। डेल जेड जो है ये आपके परतों के बीच की दूरी है। दोस्तों जब मैं आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके सारे क्वेश्चन के डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला है श्यानता गुणांक की विमा एवं मात्रक। दोस्तों श्यानता गुणांक की जो मात्रक होती है वो आपका इसकी विमा एम एल इनवर्स टी पावर -1, यानी कि एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ये आपकी श्यानता गुणांक की विमा होती है, यानी विमीय सूत्र होता है। और श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है वो आपका किलोग्राम पर मीटर सेकंड होता है, और इसे याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। दोस्तों एक पॉइंट जो होता है वो आपका 1/10 किग्रा पर मीटर सेकेंड के बराबर होता है।
इसे आप नोट कर लीजिएगा। और इसका मात्रक जो पॉइज भी इसका मात्रक श्यानता गुणांक का कहीं कहीं दिया होता है, तो इसके दो मात्रक होते हैं। आपका मीटर किलोग्राम पर मीटर सेकेंड भी हो सकता है और पॉइज भी इसका मात्रक होता है, तो दोनों को आप याद रखिएगा। एग्जाम में आपको जो आंसर होगा उस पर डिपेंड करता है कि आंसर आपको पॉइज में पूछा हुआ है या फिर किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड में पूछा हुआ है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना होगा। अगला है आपका टोरिसली की प्रमेय। टोरिसलीस थ्योरम जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्रव की मुक्त सतह से एच गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर द्रव के बहिस्राव का वेग उतना ही होता है जितना उसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु का होता है। यानी कि v इक्वल टू इन द रूट 2 से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। प्रति सेकेंड आयतन जो होता है यानी कि जिसे v से डिनोट करते हैं वो आपका ए भी या फिर 2gh इन द रूट के बराबर होता है। और ये फार्मूला जो है इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला आपका है स्टोक्स का नियम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कोई गोलीय वस्तु किसी द्रव में गिरती है तो द्रव वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। यानी कि मान लीजिए आपका ये द्रव है और इस पात्र में कोई मतलब द्रव भरा हुआ है समझ लीजिए, और इस पे अगर कोई गोलीय वस्तु मान लीजिए कोई गेंद है और अगर इसमें गिरता है ये गेंद, तो इसमें होगा क्या कि जो द्रव पर ये गेंद जो है गेंद द्रव पर और द्रव जो है गेंद पर एक आपस में बल लगाते हैं। और इसी बल को स्टोक्स के नियम से बताया गया है कि जो बल लगता है वो आपका F इक्वल टू 2 पाई ईटा आर भी के बराबर होता है। यहाँ पर भी वस्तु का वेग है, आर वस्तु की त्रिज्या और ईटा जो है ये श्यानता गुणांक है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो इससे आप उसके बल को ज्ञात कर सकते हैं यानी फोर्स को ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों जो आप बल ज्ञात करेंगे वो बल जो होगा वो द्रव द्वारा उस गेंद पर लगाया गया बल आप ज्ञात करेंगे, न कि गेंद द्वारा द्रव पर लगाया गया बल। तो इससे भी आप ध्यान करिएगा। अगला हमारा है सीमांत वेग यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से किसी द्रव में गिरती है तो उस वस्तु पर निम्न बल कार्य करते हैं। यानी कि पहला जो दिया हुआ है वस्तु का भार नीचे की ओर, द्रव का उत्प्लावन बल ऊपर की ओर और तीसरा है श्यान बल ऊपर की ओर। जब ये सभी बल संतुलित हो जाते हैं तो वस्तु एक नियत वेग प्राप्त कर लेती है। इस वर्ग को ही सीमांत वेग कहते हैं। दोस्तों इसे को ही हम सीमांत वेग कहते हैं। और सीमांत वेग का जो फार्मूला होता है वो आपका v इक्वल टू, सीमांत वेग को हम v से डिनोट करते हैं, v इक्वल टू 2/n9 आर स्क्वायर और d माइनस ये सिग्मा है आपका और g बाई ईटा। इस फार्मूले से आप सीमांत वेग को ज्ञात कर सकते हैं। सीमांत वेग का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में। और यहाँ पर याद कर लीजिए दोस्तों क्या है कि आर जो है ये आपकी वस्तु की त्रिज्या है, डी वस्तु के पदार्थ का घनत्व है और डी तो आपको मैंने पहले से बताते आ रहा हूँ कि ये घनत्व को दर्शाता है। और सिग्मा जो है ये आपका द्रव का घनत्व कहलाता है। दोस्तों अगला है प्रत्यास्थता। इसे हम ई से डिनोट करते हैं। प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वे किसी बाह्य विरूपक बल को लगने पर उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। प्रत्यास्थता किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वे किसी बाह्य विरूपक बल को लगने पर उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करती है। वह विरूपक बल को हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त कर लेती है। यानी कि प्रत्यास्थता वह बल है, मान लीजिए कोई गेंद है, अगर आप इस पर कुछ बल लगाएंगे तो इस बल को लगाने पर गेंद आपका दब जाएगा, पर जैसे ही आप इस बल को हटाएंगे यानी आप छोड़ेंगे गेंद को, तो गेंद फिर से अपने आकार में अपने शेप में आ जाएगा। तो यही तो है प्रत्यास्थता, और इससे बेटर आपको कोई समझा नहीं सकता है। इस प्रकार की वस्तुएं प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। यानी जो आपका गेंद है ये आपका प्रत्यास्थ वस्तु कहलाएगा। और वह जो वस्तुएं विरूपक बल को हटाने पर अपनी पूर्वावस्था प्राप्त नहीं करती अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाती हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई ऐसा पात्र है जो कि आपका पतले लोहे का ढला हुआ है और अगर आप उसे दबाने का प्रयास करेंगे, यानी मान लीजिए कोई पात्र है लोहे का या फिर अगर कोई थाली बर्तन भी ले लीजिए, जब आप उसे मोड़ेंगे तो अगर आप उसे मोड़ देंगे तो उसका जो आकार बदलेगा वो पुनः उसी आकार में यानी अपने पूर्व अवस्था में नहीं लौट पाएगा, यानी वो अप्रत्यास्थ वस्तु कहलाएगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला का टॉपिक है प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस। प्रतिबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर भी आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। इसका फार्मूला है प्रतिबल इक्वल टू F/A। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले विरूपक बल को प्रतिबल कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले विरूपक बल, दोस्तों विरूपक बल क्या होता है? अगर किसी वस्तु पर अगर आप बल लगा रहे हैं इसके एकांक क्षेत्रफल पर, किधर से भी बल लगा सकते हैं आप, तो इसके क्षेत्रफल पर जो बल लगाएंगे तो ये वस्तु आपका सिकुड़ेगा, दबेगा, तो
दबेगा तो वो वस्तु भी आपके जिस जिस द्वारा आप बल लगा रहे हैं, यानी अगर आप हाथ से उस वस्तु को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो वस्तु भी आपके हाथ पर एक बल कार्य करेगा, वही बल विरूपक बल कहलाता है। तो विरूपक बल का जो ये प्रतिबल ज्ञात करने का फार्मूला होता है वो आपका प्रतिबल इज इक्वल टू F/A होता है। F आपका बल है और A आपका एकांक क्षेत्रफल है। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। दोस्तों मैंने आपको पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि मात्रा आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है, रटना ही नहीं है। F जो है ये आपका मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये आप जानते हैं, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विकृति यानी कि स्ट्रेन। किसी वस्तु के एकांक आकार या रूप में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। विकृति 3 प्रकार की होती हैं। किसी वस्तु के एकांक आकार या रूप में होने वाले परिवर्तन को, सेम मैंने आपको जो ऊपर एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, तो दबाने पर या फिर उसको मोड़ने पर जो भी उसमें परिवर्तन आएगा वही तो है विकृति। उसके आयतन में, उसके आकार में ही परिवर्तन ही विकृति कहलाता है। विकृति 3 प्रकार की होती हैं। पहला अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? किसी वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। किसी वस्तु के एकांक लंबाई में, मान लीजिए कोई कील है और इसकी लंबाई में अगर हम कोई परिवर्तन कर दें, यानी इसके साइज़ को छोटा कर दें या बड़ा कर दें, तो यही आपकी अनुदैर्ध्य विकृति होगी। यानी कि ये लंबवत होती है, उसकी लंबाई में होती है मेन रूप से। तो अनुदैर्ध्य विकृति ज्ञात करने के लिए डेल एल बाई एल। दोस्तों डेल एल क्या है? डेल एल जो है ये आपके वस्तु में जो आप वृद्धि किए हैं या फिर कमी किए हैं, यानी उसमें जो परिवर्तन किए हैं उसकी लंबाई में, तो उसको डेल एल से डिनोट किया गया है। डेल एल आपके परिवर्तन है लंबाई में, और एल जो है ये आपकी मूल लंबाई है, यानी कि प्रारंभिक लंबाई है। तो इससे आप अनुदैर्ध्य विकृति ज्ञात कर सकते हैं। आयतन विकृति क्या होता है? तो आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। दोस्तों रटना नहीं है और समझना भी नहीं इसको है, अपने आप ही समझ सकते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति यानी कि लंबाई में परिवर्तन बाई मूल लंबाई। आयतन विकृति आयतन में परिवर्तन बाई मूल आयतन। इस प्रकार इसे याद कर सकते हैं। और अगला है अपरूपण विकृति, यानी कि किसी वस्तु की पूर्व अवस्था व विस्थापित अवस्था के बीच के कोण को अपरूपण विकृति कहते हैं। किसी वस्तु के पूर्व अवस्था, यानी कोई वस्तु अगर पूर्व अवस्था में किसी प्रकार का हो, अगर आप उस पर कोई चेंज करेंगे, उसके अवस्था में परिवर्तन करेंगे, तो पहले की अवस्था और बाद की अवस्था में एक कोण बनेगा, उसी कोण को हम अपरूपण विकृति कहते हैं। और ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। आपके दोनों ऊपर के जो हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और इसका फार्मूला भी काफ़ी आसान है, रटने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको याद हो गया होगा। अगला है दोस्तों हुक का नियम, यानी हुक्स लॉ। इस नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल व विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक पहला है, यंग मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे वाई से डिनोट करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को वाई से डिनोट करते हैं। वाई इक्वल टू mg/l बाई पाई आर स्क्वायर डेल एल। ये आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ज्ञात करने की फार्मूली है। और इस फार्मूले से हम क्या करेंगे कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है वो आपका दिया होगा, अनुदैर्ध्य विकृति भी दिया होगा, तो आप दोनों को डिवाइड करके इन दोनों के अनुपात से यंग प्रत्यास्थता गुणांक को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान आते हैं इससे प्रश्न। और इसका जो मात्रक है SI पद्धति में वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी इसका मात्रक माना जाता है। दोस्तों पास्कल एक और चीज़ का मात्रक होता है, और वो किसका होता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा अगर आपको आता हो। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि बल्क मॉड्यूल्स अनुदैर्ध्य प्रतिबल व आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। K इक्वल टू P डेल V बाई V। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि इसे हम K से डिनोट करते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को K से डिनोट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और P जो है ये आपका दाब है, और डेल V यानी कि आयतन परिवर्तन, और V जो है ये आपका मूल आयतन। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। इसका जो SI पद्धति में मात्रक है वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इसका मात्रक भी आपका पास्कल होता है। और पास्कल का अन्य मात्रक क्या होता है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। तीसरा क्या है? तीसरा है दृढ़ता गुणांक, यानी मॉड्यूल्स ऑफ रिजिडिटी। अपरूपक बल व अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। दृढ़ता गुणांक को हम ईटा से डिनोट करते हैं, और F/A थीटा इसका फार्मूला होता है दृढ़ता गुणांक का। दोस्तों थीटा क्या है? थीटा जो है आपका अपरूपण विकृति है, और ईटा का SI मात्रक क्या होता है? ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसका भी एक अन्य मात्रक होता है पास्कल। तो आई थिंक आपके क्लियर हो गए होंगे इससे डाउट। अगला है पाइसन निष्पत्ति। पाइसन निष्पत्ति को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सिग्मा इक्वल टू -r डेल r बाई r इंटू l बाई डेल l होता है। पाइसन रेशियो होता है ये, और इससे प्रश्न ज़्यादा नहीं बनते हैं, तो इसे हम छोड़ देते हैं, आगे चलेंगे।
दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट इसमें देख लीजिए। किसी खींचे हुए तार के एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों जैसे स्प्रिंग को ले लीजिए, स्प्रिंग को अगर आप दबाए रखेंगे तो उसमें एक स्थिर ऊर्जा संचित हो जाएगी। जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो वो अपनी स्पीड को दिखाने का प्रयास करेगी। तो यही ऊर्जा जो होती है, इसको ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है, यू इक्वल टू हाफ प्रतिबल इंटू विकृति को ज्ञात करने के लिए आप संग्रहित ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर करके। तो यू इक्वल टू हाफ वाई यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंटू विकृति का स्क्वायर इक्वल टू प्रतिबल का स्क्वायर बाई 2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक को वाई से डिनोट करते हैं। ये आपको याद हो जाना चाहिए। पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाने पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान बढ़ जाता है। पदार्थ की ताप बढ़ाने पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान घट जाता है। इन दोनों को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं। द्रव व गैसों में केवल आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। दोस्तों द्रव और गैसों में केवल उनके आयतन में ही परिवर्तन होता है और इसके आकार में या फिर इसके अन्य चीज़ों में कोई भी इफेक्ट यानी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्रुव दृढ़ आधारों के बीच कसे तार को ठंडा करने पर आधारों पर लगा बल F=2 YA अल्फा टिल्टी। दोस्तों यहाँ पे y जो है यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, ए आपका एकांक क्षेत्रफल का आयतन है, अल्फा जो है ये आपका तार के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक है और डेल टी जो है ये आपका समय है, यानी समय जो लग रहा है ठंडा होने में वो आपका समय है। अगला है आपका गैसों का अणुगति मॉडल यानी कि गैसों के नियम, काइनेटिक मॉडल्स ऑफ गैसेस। चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थिर दाब का नियम, V इज प्रोपोर्शनल टू T। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर दाब पर यानी अगर दाब स्थिर है तो किसी गैस की जो निश्चित मात्रा का जो आयतन होगा यानी आयतन यानी V जो होगा वो आपके परम ताप के समानुपाती होगा। दोस्तों T जो है आपका परम ताप है, T जो है ताप है और जो आपका वेलोसिटी यानी V जो है ये आपका आयतन इसके T के यानी ताप के समान होगा, बराबर होगा, स्थिर दाब पर होना चाहिए। ये आपका कंडीशन है। गैसों के अणुगति सिद्धांत में दूसरा आपका जो सिद्धांत है वो आपका बायल्स लॉ है यानी कि बायल का नियम। और इसी ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि स्थिर ताप पर किसी गैस की अगर मात्रा हो तो वो आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v यानी कि आयतन P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये आपका बायल का नियम ही है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है दाब का नियम यानी कि प्रेशर्स लॉ। स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है यानी कि P इज प्रोपोर्शनल टू T यानी कि ताप के बराबर होता है, समानुपाती होता है। चौथा आपका है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम यानी कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्टियल प्रेशर। जब किसी पात्र में कई गैसें एक साथ भरी जाती हैं तो बर्तन में एक भारी गैसों का कुल दाब उनके इस आंशिक दाबों का योग होता है। यानी कि अगर बहुत सारे दाब उस पर लगाए गए हों, P=P1 + P2 + P3 ऐसे डॉट 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 आपका चला जाएगा इनफाइनाइट तक। तो इस प्रकार इसको डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ग्राहम का विसरण नियम यानी कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। इसी ताप पर दाब व किसी गैस के विसरण की दर यानी कि गति उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ। रो क्या है? रो आपका उसके विसरण की गति की दर है। अर्थात अगर आप इसे अन्य तरीके से लिखने का प्रयास करें तो R√ρ इक्वल टू नियतांक हो जाएगा और यही फार्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सब आपके नहीं पूछे जाएंगे ज़्यादा, आपके ये और एक ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट है एवोगाड्रोस लॉ यानी कि एवोगाड्रो का नियम। ये आपने अपनी पिछली कक्षा में बहुत बार पढ़ा होगा और ये आपके इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो ये प्रश्न जो है ये हमारे एग्ज़ाम में भी आया हुआ था। और यदि दो या दो से अधिक गैसों के ताप, दाब एवं आयतन एक समान हो तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होती है। अतः यदि P1 = P2 V1 = V2 यानी कि दाब जो है वो प्रत्येक का समान हो, आयतन प्रत्येक का समान हो तथा ताप भी एक दूसरे का समान हो और n ये भी आपकी संख्या जो है वो एक दूसरे के समान हो, तभी आपका एवोगाड्रोस लॉ इसमें फॉलो होता है। यानी कि अगर आप इसे नहीं समझे हो तो फिर समझिए। अगर आपका दाब, आयतन और ताप तीनों समान हो तभी आपका जो संख्या होगी अणुओं की वो भी समान होगी और एवोगाड्रोस लॉ आपकी अणुओं की संख्या को ही ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है।
तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगला है आपका आदर्श गैस समीकरण यानी कि PV इक्वल टू RT। आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस वह काल्पनिक गैस है जो ताप व दाब की सभी अवस्थाओं में बायल्स, चार्ल्स व दाब के नियमों को पूर्णतः पालन करती है। यानी कि आदर्श गैस समीकरण में आपके बायल्स के लॉ, चार्ल्स के लॉ और दाब के सभी नियमों का भी पालन इसमें हो जाता है। आदर्श गैस समीकरण आपका PV इक्वल टू RT होता है। यहाँ पर आप PV कहीं कहीं आपने देखा होगा, PV इक्वल टू nRT। n क्या होता है? वो आपके अणुओं की संख्या होती है। अगर आपके प्रश्न में दिया होगा तभी आप ये लगाएंगे। और n आपका नियतांक भी होता है। R यहाँ पे स्वाभाविक गैस नियतांक है। और या P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ये आपका मेन फार्मूला है आदर्श गैस समीकरण का। अगला आपका है वान डर वाल्स गैस समीकरण, इस नाम से जानते हैं। प्रायः सभी गैसें बायल व चार्ल्स के नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर सकती हैं। इसलिए वास्तविक गैसों के व्यवहार को व्यक्त करने के लिए वान डर वाल्स गैस समीकरण का प्रयोग किया जाता है। P प्लस A बाई V स्क्वायर V मैस B इक्वल टू RT, यही वान डर वाल्स गैस समीकरण कहलाता है। यहाँ पर A और B दोनों ही नियतांक हैं। दोस्तों ये इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि वान डर वाल्स समीकरण बताइए, तो आपको बस यही याद होना चाहिए। और काफ़ी कठिन है ये, और इसे आप लिख कर याद करिएगा। वान डर वाल्स गैस समीकरण आपको पूछा होगा एग्जाम में, और 4 ऑप्शन में आपको इसके मान बदल कर दिए होंगे। अगर आपको याद होगा तभी आप अपना 4 नंबर सुनिश्चित कर पाएंगे। अगला है क्रांतिक नियतांक यानी कि क्रिटिकल कांस्टेंट। क्रांतिक बिंदु क्या है? क्रिटिकल पॉइंट, यानी कि क्रांतिक ताप वाले PV वक्र पर वह बिंदु जिस पर पदार्थ का परिवर्तन गैस अवस्था से द्रव अवस्था में होता है, वही बिंदु आपका क्रांतिक बिंदु कहलाता है। यानी कि अगर किसी पदार्थ का परिवर्तन गैस अवस्था से द्रव अवस्था में हो रहा है और वो जिस बिंदु पर हो रहा होगा, यानी कि द्रव परिवर्तन जो है गैस में, कोई वस्तु कोई भी पदार्थ गैस में है और ये आपका किस में बदलता है? यहाँ पे नए अवस्था में, यानी गैस से अगर वो ठोस में बदल रहा है, किसी ठोस में, तो गैस से तुरंत तो ठोस में बदलेगा नहीं, समय लगेगा कुछ। तो जिस बिंदु पर वो ठोस में बनना स्टार्ट होता है उसी क्रांतिक बिंदु कहते हैं, उसी को क्रांतिक बिंदु कहते हैं, उसी अवस्था को क्रांतिक बिंदु कहते हैं। अब समझ गए होंगे आप सभी। क्रांतिक दाब क्या है? तो स्वयं इसी प्रकार क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए आवश्यक दाब को क्रांतिक दाब कहते हैं। यानी कि जिस बिंदु पर आपका गैस द्रव में बदलना स्टार्ट होगा उसी को क्रांतिक दाब कहते हैं। क्रांतिक दाब ज्ञात करने के लिए फार्मूला है PC इक्वल टू A बाई 27 B स्क्वायर। उसी प्रकार आपका है क्रांतिक ताप और क्रांतिक आयतन। क्रांतिक ताप क्या है? तो क्रांतिक ताप वह ताप है जिसके ऊपर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है। तो क्रांतिक ताप का फार्मूला आपका ये है। और क्रांतिक आयतन जो है, ये क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर 1 मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। 1 मोल जो गैस का आयतन होता है क्रांतिक आयतन कहलाता है। क्रांतिक आयतन का फार्मूला VC इक्वल टू 3B। दोस्तों अंत में जाते हुए कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। किसी गैस के अणु एक दूसरे पर कोई आकर्षण बल नहीं लगाते हैं। किसी गैस की औसत गति ऊर्जा उसके परम ताप के समानुपाती होती है। जब किसी गैस को संपीड़ित किया जाता है तो गैस पर कार्य कर जाने वाला जो बल होता है, जिसके कारण गैस की गति ऊर्जा बढ़ाई जाती है, वह गैस का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा उसकी सभी प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है, जो कि आपका बर्नौली प्रमेय फॉलो करता है। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर गैस के सभी अणुओं की गति समाप्त हो जाती है। परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर गैस की सभी अणुओं की गति समाप्त हो जाती है, स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट आखिरी है, किसी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग गैस के अणु भार के वर्ग मूल के विलोमानुपाती होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको डी फार्मेसी इंट्रेंस एग्जाम की फुल प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो अवश्य ज्वाइन कर ले, ज़रूर ज्वाइन कर ले। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली क्विजेज कराए जाते हैं, लाइव टेस्ट कराए जाते हैं, जिसको देख करके अपनी परफॉर्मेंस को और भी बूस्ट कर सकते हैं। चलिए बाकी बातें बाद में, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, लैंपों की बत्तियों में मिट्टी के तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? आप सभी ने लैंप देखा होगा। लैंप नहीं देखा तो आपने, यहाँ पर मैं दिया बनाने का प्रयास करता हूँ, आपने दिया तो जरूर देखा होगा, दीप जिसे बोलते आप हैं, ठीक है। तो आपने दीप तो देखा ही होगा। तो आपने देखा होगा दीप में आप एक जो है यहाँ पर एक लगाते हैं कुछ
जिस पर कि दिया जो है आसानी से जलता है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। उसका लौ जो है इस दिखा दिखता है। तो इसमें जो आप लगाते हैं, जो भी यहाँ पर रुई लगाते हैं, कॉटन जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो जिसमें जो तेल पड़ा हुआ है, इसमें जो दीप में तेल है, तो ये तेल कैसे यहाँ तक पहुँच पाता है, ठीक है, यही पूछा गया है। बत्तियों में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो क्या इसका कारण पृष्ठ तनाव है? देखिए, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पृष्ठ तनाव वह तनाव होता है जो कि किसी भी द्रव पर किसी पदार्थ द्वारा लगाया जाता है, एक बल है, ठीक है। जैसे कि अगर आप पानी में तेल की कुछ बूंदें डाल दें तो तेल जो है वो पानी की सतह पर ही रह जाता है, अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो ये उसके जो तेल है उसके पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वहीं अगर उत्प्लावन बल की बात करें तो उत्प्लावन बल जो है वो किसी वस्तु को अपने अंदर डूबने नहीं देता, अर्थात उसको तैरते रहता है। तो ये सब दो बल जो है ये आपके लैंप की बत्तियों का मिट्टी की तरह ऊपर चढ़ने का कोई कारण नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी दिख रहा है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बत्तियों में मिट्टी के तेल का परागमन यानी पराशा आप कह सकते हैं, या फिर इसको कहते हैं केशिकात्व के कारण कोई भी पदार्थ जो है, द्रव जो है, वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, आगे बढ़ता है। यहाँ पर बत्तियों में मिट्टी का जो तेल, मिट्टी का तेल हो या फिर अदर कोई भी तेल हो, सरसों का तेल हो, ठीक है, तो वो तेल जो है वो ऊपर चढ़ रहा है बत्तियों में, तो इसका कारण जो है वो है आपका परागमन, तेल का बत्तियों में परागमन, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन जैसे जैसे हम कराते आएंगे आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केशिकात्व के कारण कोई द्रव केश नली में ऊपर चढ़ेगा। ये तो आप जानते हैं। यदि स्पर्श कोण का मान कितना होना चाहिए? देखिए, अगर स्पर्श कोण का मान न्यून कोण हो तभी ये पॉसिबल होगा। केशिकात्व के कारण कोई भी द्रव हो, ठीक है, द्रव में आपके कोई पदार्थ आ सकते हैं जो कि द्रव अवस्था में होता हो, तो वो केश नली में ऊपर चढ़ेगा। और अगर उसका कोण, स्पर्श कोण का जो मान है वो न्यून कोण हो, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किसी केशनली को द्रव में सीधा खड़ा किया जाता है। कोई केशनली है, केशनली मतलब समझ रहे हैं आप ना, आपने जब आपने प्रयोगशाला में केमिस्ट्री के गए होंगे तो आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया होगा, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर आपने टेस्ट ट्यूब के अलावा परख नली क्या होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। इसके अलावा केस नली क्या होता है, ये सब आपने देखा होगा प्रैक्टिकल वगैरह में, ठीक है। तो द्रव में सीधा अगर खड़ा किया है, कोई द्रव है, यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, इसमें आप केस नली को सीधे खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, तो केस नली में द्रव का ताल न तो ऊपर चढ़ता है और न ही नीचे उतरता है। तो स्पर्श कोण का मान क्या है? अब बताइए भैया, जब यहाँ पे द्रव पड़ा हुआ है, ये आपका द्रव है, अब इस पर आप केस नली को ऐसे खड़ा कर दे रहे हैं, तो ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री खड़ा है ना। अगर ये ऐसे खड़ा है तो वो 90 डिग्री हो गया। अगर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो वो 90 डिग्री पर खड़ा है। अगर वो ऐसे खड़ा हो गया, अगर उसका एंगल 45 डिग्री है तो वो 45 डिग्री पर खड़ा है। लेकिन बिल्कुल सीधा खड़ा है तो वो तो 90 डिग्री ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पर 90 डिग्री आप आँख मूंद के लगा दीजिएगा, हालांकि आँख खोल कर ही लगाइएगा, क्योंकि ऑप्शन अगर बी की जगह सी या और कोई दब गया तो आपका एक अंक जो है कट जाएगा। तो आँख खोल कर लगाइए, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर पानी की सतह पर अंडे दे सकते हैं, परंतु जब पानी की सतह पर तेल डाल दिया जाता है तो मच्छर अंडे नहीं दे पाते। ऐसा क्यों होता है बताइए? देखिए, मच्छर पानी की सतह पर अंडे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब बरसात के मौसम में पानी जब बरस जाता है, ठीक है, तो कहीं कहीं सड़कों पर या फिर कहीं कहीं जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ पर मच्छर जो है बहुत तेज़ी से पनपने लगते हैं। अगर आप उस पानी में, जहाँ पे पानी रुका हुआ है, कहीं भी पानी अगर रुका हुआ है तो उसमें मच्छर जो है वो आसानी से पनप जाते हैं, क्योंकि पानी में उसका जो पृष्ठ तनाव है, मच्छर का जो अंडा देते हैं ना, तो वो उनके पृष्ठ तनाव के कारण, पानी के पृष्ठ तनाव के कारण उस पर अंडे तैरते रहते हैं और मच्छर उस पर आसानी से पनप जाते हैं। लेकिन अगर आप उस पानी में, कहीं भी पानी गिरा हुआ है, अगर उसमें थोड़ी सी तेल की मात्रा मिला दें तो उस पानी का जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, वो कम हो जाता है, और यही कारण है कि उसमें मच्छर नहीं पनप पाते हैं। तो जल की पृष्ठ का जो है पृष्ठ तनाव घट जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। जल की श्यानता बढ़ जाती है, श्यानता बढ़ गई मतलब गाढ़ा हो गया। जल की पृष्ठ तनाव घट जाता है, ये बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि अगर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा तब तो मच्छर और भी आ सकते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपके कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए कैसे बताता हूँ मैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड व 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के घनत्व क्रमशः यहाँ पे दिया गया है, एक्स है, वाई है और जेड है, इसके द्वारा डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। इन तापों पर यानी इन्हीं टेम्परेचर पर जल के घनत्व का घटता हुआ जो क्रम है वो आपको बताना है। देखिए, इतने इतने डिग्री पर जल के घनत्व जो है एक्स वाई जेड दिया है, यानी देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया है वो एक्स दिया है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो दिया है वो दिया है आपका क्या,
एक्स के बाद वाई दिया है, उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपका दिया है जेड। इस प्रकार आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब दिया गया है कि इन तापों पर जल के घनत्व का घटता हुआ क्रम। आप जानते हैं कि जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे मिनिमम होता है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे घटता हुआ क्रम पूछा गया है तो सबसे पहले जो होगा जल का घनत्व वो आप लिखेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी सबसे पहले आपका आ जाएगा वाई। घटता हुआ क्रम पूछा है यानी सबसे बढ़ते हुए से घटता हुआ क्रम, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मैक्सिमम मान हुआ। जल का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो सबसे पहले 4 डिग्री पे आ रहा है आपका वाई, तो सबसे पहले आप वाई रख दीजिए। उसके बाद वाई के बाद आपका क्या आता है, 4 डिग्री के बाद आपका आएगा वाई के बाद अगर जल के घनत्व का बात करें तो आपका आ जाएगा क्या, एक्स आ जाएगा। एक्स यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर आप y के बाद x रख सकते हैं और उसके बाद आपका लास्ट में z बटा z रख दीजिए। y x z, यहाँ पे अगर ऑप्शन दिखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आ रहा है आपका, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल का घनत्व मैक्सिमम किस पर होता है, तो वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश की बूंदों का गोलाकार आकार निम्न में से किसके कारण होता है। बारिश की बूंदों का गोलाकार आकार किसके कारण होता है, तो वो होता है आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। ये आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा। अगला आपका शुद्ध समय ज्ञात करने के लिए घड़ियों में प्रयुक्त बैलेंस व्हील का पदार्थ जो है किसका बना होना चाहिए, तो वो पदार्थ जो है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपका, इनवार, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों इनवार आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इनवार है क्या, तो इनवार जो है ये एक मिश्र धातु है और ये किस मटेरियल का बना होता है, तो ये आयरन, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक है। Fe निकिल आयरन निकिल 36, ठीक है। ये इस इनवार जो मटेरियल है इसका केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है। तो शुद्ध समय ज्ञात करने के लिए घड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका मतलब कि आप मैथ भी पढ़ते हैं। किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर, कोई वस्तु है उसको आप जल में डुबो रहे हैं तो इसके भार में 1/5 भाग कमी हो जाती है। वस्तु का घनत्व तो क्या होगा, देखिए एक वस्तु है, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर इसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है, यानी 1/5 का मतलब क्या हुआ, 1/5 का मतलब सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए टोटल जो ये मटेरियल था, जो भी वस्तु था वो कितना था, 1/5 नहीं था बल्कि 5 और 1, वो वस्तु 6 था, ठीक है, 6 था। लेकिन क्या हुआ, जब उसमें जल में उसको डुबोया गया उसके भार में कुछ कमी हुई और उस वस्तु का घनत्व से पूछा गया है, तो टोटल वस्तु जो था वो 6 था और उसकी कमी कितनी हुई भार में, तो वो 1 की कमी हो गई। 1 की कमी होने पर वो वस्तु जो है वो बड़ा कितना, 5 का बचा, लेकिन जो ये 1 है वही उसका 1 की कमी हुई, तो वही 1 जो है वो वस्तु का घनत्व हो जाता है। अर्थात देखिए यहाँ पर एक बार फिर समझिएगा, थोड़ा सा आपको लग रहा है डाउट हो रहा होगा, देखिए फिर से एक बार समझिएगा, 1/5 भाग की कमी हो जाती है। कोई वस्तु जो था उसको पहले मान लीजिए वस्तु जो था वो 6 का था, ठीक है, 6 किलोग्राम मान लीजिए, 6 किलोग्राम का था। अब इसको जब जल में डुबाया है तो 6 से क्या हो जा रहा है, उसमें 5 हो जा रहा है वो वस्तु, ठीक है, 5 हो जा रहा है। पहले क्या था, 5 1 6 था, लेकिन अब वो है जो कि 5 हो जा रहा है, 1 की उसमें कमी हो जा रही है। तो वस्तु का घनत्व तो क्या हुआ, तो वस्तु का घनत्व जो है वही आपका 5 जो है वस्तु का घनत्व हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि टोटल वस्तु जो था वो 6 था। अब पानी में किसी वस्तु को अब डुबो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, पानी भी जो है वो वस्तु पर एक बल लगाएगा। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई बाल्टी वगैरह में पानी भरा हुआ है, जब इसमें आप कोई मग वगैरह रखते हैं तो क्या होता है, वो अंदर डूबता नहीं है, बल्कि जो इसमें जल भरा हुआ है वो भी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, ठीक है। यही कारण है कि वस्तु को पूरी तरह से अंदर डूबने नहीं देता है, या फिर वो आंशिक रूप से डूबेगा या फिर पूरा तरह डूबता हुआ तैरेगा, लेकिन वो पूरा तक जो है नीचे तक नहीं सटता है। वो कभी भी पेंदी में जो है बाल्टी के नहीं सटता है, क्योंकि उसका भी एक घनत्व होता है वस्तु का, ठीक है। तो यही कारण है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। वस्तु का घनत्व कितना है, यही बी ऑप्शन 5 जो है वस्तु का घनत्व है, 5 वस्तु का घनत्व है। और टोटल वस्तु जो था वो 5 का 6 था, क्या था, 5 1 6 था, लेकिन उसका जो 1 जो है उसकी कमी हो गई जल में डुबोने पर, उसके भार में जो कमी हुई है वो 1 की कमी हो जा रही है, ठीक है। 1 किलोग्राम अगर दिया होता, किलोग्राम में उसका कोई मात्रक दिया होता तो आप रख सकते थे, ठीक है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी की कमी हो जा रही है, तो वही 1 जो है उसकी कमी हो जा रही है और वस्तु का घनत्व तो 5 बचा, और टोटल वस्तु कितना था, तो वो 6 किलोग्राम का था, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला है, बर्फ़ का एक ब्लॉक
जिसके भीतर कांच की एक छोटी गेंद है, जल भरे बीकर में तैर रहा है। संपूर्ण बर्फ पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा बताइए। बर्फ का एक ब्लॉक है, बर्फ मान लीजिए कि बर्फ का एक टुकड़ा है, ये क्या है, ये टुकड़ा है जो कि बर्फ है, ठीक है, और इसके बीच में एक गेंद है। इसको गेंद को रख करके आपने कटोरी में जमा दिया, बर्फ बना दिया, ठीक है। जल भरे बीकर में तैर रहा है। अब इसको एक बीकर में रख दिया आपने, ठीक है, आपने इसको एक बीकर में रख दिया है जिसको जो कि जल भरा है। इसमें क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें तैर रहा है। तो जब बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाएगा तो बीकर में जो जल है, ठीक है, उसका क्या होगा, तल बढ़ जाएगा या घट जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। देखिए आपने एक बीकर में जब कोई जल लिया हुआ है, अब इसमें अगर कोई वस्तु आप डालते हैं, कोई भी वस्तु हो वो, जब इसमें आप जल को वस्तु को रखते हैं ना, अगर इसमें इस बीकर में एक्स्ट्रा जल है तो वो जल ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। इस वस्तु को इसमें रखने पर अगर एक्स्ट्रा जल है तो वो नीचे चला जाएगा, अपने आप नीचे चला जाएगा, क्योंकि वस्तु भी कुछ स्थान अपना घेर लेगी, क्योंकि बर्फ़ पहले से ही अपना स्थान इसमें घेर लेगा। जैसे इसमें रखते हैं आप इस बीकर में, पहले से ही बर्फ़ स्थान घेरा हुआ है, तो ये पिघले या फिर न पिघले, उसका जो जल है उसमें है वो अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। और गल जाएगा वो पूरा बर्फ़, फिर भी उसका जो आयतन है जल का वो सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें आपने कुछ भी अदर से आगे से, ठीक है, बीकर में, अब बीकर है, इसमें आपने पानी भरा हुआ है और इसमें बर्फ़ भी रख दिया है, बर्फ़ भी है टुकड़ा, ठीक है। अब ये पिघल जाएगा तो क्या इसमें आप अलग से कुछ डाल रहे हैं, जो डालना था वो तो पहले ही डाल दिए हैं ना, तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन लगाएंगे आप, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। हाँ, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी एग्जाम में, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जल की बजाय साबुन के जो घोल है उससे अगर कोई कपड़ा धो रहे हैं तो वो आसान होता है, क्यों। जल से अगर कोई कपड़ा धो रहे हैं तो अच्छे से साफ नहीं होता है, लेकिन साबुन के घोल से अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो वो कपड़ा धोना आसान हो जाता है। ऐसा देखिए इसलिए होता है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख जाएंगे, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो ये होगा कि जब आप जल के अलावा किसी साबुन से घोल से अगर कपड़ा धो रहे हैं तो यह विलयन का जो पृष्ठ तनाव है वो कम कर देता है। जो विलयन है जिससे आप धो रहे हैं ना, अब पानी था उसका पृष्ठ तनाव अधिक था, लेकिन उसमें जब आप कुछ मिला दे रहे हैं इसी मटेरियल को जो उसका पृष्ठ तनाव कम कर दे तो वो कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। तो यही अगर इसका कारण होता है, डी ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, बरसाती पर माँ की परत चढ़ाने से वह वाटरप्रूफ बन जाता है। माँ देखिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है इसलिए, जो आपका बरसाती जानते हैं, बरसाती यानी रेन कोट जो आप यूज करते हैं बरसात के मौसम में, तो उस पर एक पतली परत चढ़ाई होती है, और वो परत चढ़ाने से क्या होता है ना, उस पर जल गिरता है तो वो अपने आप नीचे गिर जाता है, उसमें चिपकता नहीं है। जैसे आपने अगर कोई कपड़ा पहना है, सूती कोई कपड़ा पहना है, सूती वस्त्र आपने पड़ा है, उस पर कोई अगर पानी गिरता है तो पानी को सोख लेता है, लेकिन जो बरसाती आपका होता है, यानी जो आपका रेन कोट होता है, रेन जो आपका कोट होता है ना, रेन कोट में क्या होता है, इस पर अगर कोई पानी गिर रहा है तो वो पानी जो है, ये रेन कोट आपका हुआ, इस पर पानी की एक बूंद गिरी, वो पानी फिसल कर नीचे आ जाएगी, ठीक है, इस पर पानी टिकेगा नहीं, ये रेन कोट है, ठीक है। तो उस पर एक परत चढ़ाई जाती है, और परत क्यों चढ़ाया जाता है, इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि ससंजक बल का मान अधिक हो जाता है, ससंजक बल जो है उसका मान अधिक हो जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों अगला जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। किसी द्रव की बहुत सारी छोटी बूंद जिनकी त्रिज्या आर है, कोई भी जल है तो वो बूंद बूंद से मिलकर ही बना होता है, तो हर एक बूंद मान लीजिए उसकी त्रिज्या आर है। त्रिज्या क्या है, देखिए जल जो है एक बूंद इसका है, जल का एक ये बूंद है, ठीक है। अब इस अगर इसकी डायमीटर देखें तो मान लीजिए इसकी जो डायमीटर है वो है मान लीजिए डी, ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या हुई वो आर हुई, तो वही आर बात किया गया है त्रिज्या की, हर एक बूंद की त्रिज्या होगी। वो बहुत सी त्रिज्या मिलकर के एक बड़ी बूंद बन रही है, जिसकी त्रिज्या क्या हो रही है, आर। एक बूंद ये मिला, एक बूंद इससे और मिलेगा तो वो बड़ा बूंद हो जाएगा, एक बूंद इससे और मिलेगा तो और बड़ा बूंद हो जाएगा, तो बहुत सारी बूंद मिली तो उसका त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर हो जाता है, और वो उसका जो आयतन है वो कैपिटल भी हो जाता है, एक बड़ी बूंद बना रही है। यदि द्रव का पृष्ठ तनाव T है तो उत्सर्जित ऊर्जा क्या होगी, तो उत्सर्जित ऊर्जा जो होगी वो होगी आपकी 3VT कोष्टक में 1/r माइनस की 1/R। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सी ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। हालांकि इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को बहुत ही कम मिलते हैं, लेकिन ये सेम फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर आपसे ये फार्मूला पूछ सकता है, क्योंकि ये फार्मूला जो है ये काफ़ी लोगों को याद नहीं हो पाता है आसानी से। तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस फार्मूले को ज़रूर याद कर लीजिए आप सभी।
दोस्तों अब हम कुछ पिछले साल में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। जैसे कि देखिए पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, एक झील पर तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी भार कितना होगा। यानी कि अगर एक झील है या फिर आप नदी भी मान लीजिए, उसमें एक इस्पात की जो है नाव जो है वो तैर रही है, तो नाव द्वारा कुछ जल तो हटाया जा रहा होगा। अगर आप पानी भरे हुए हैं, किसी एक बाल्टी है या फिर कुछ भी बर्तन है, इसमें अगर आप कोई बर्तन एक डाल रहे हैं, तो वो बर्तन अगर उसमें आ गया तो एक्स्ट्रा पानी तो नीचे आ गया, तो उस पानी का स्थान इस बर्तन ने घेर लिया। उसी प्रकार इस झील में जो पानी था उसका कुछ जो आयतन है वो इस इस्पात की नाव ने घेर लिया। तो उसने कितना पानी विस्थापित किया, पानी जो है वो कितना, जैसे पानी गिर गया था ना, जो हमने अभी एग्जांपल बताया आपको, तो वो जो पानी निकला उसका भार कितना होगा, क्या नाव के भार के बराबर होगा। यानी जो आपने नाव, मान लीजिए आपने 5 किलो का नाव पानी में डाल दिया, तो क्या 5 किलो पानी भी उस निकल जाएगा उस बीकर में से, या फिर उस झील में से पानी जो है उस विस्थापित हो जाएगा, या फिर नाव के भार से ज़्यादा पानी विस्थापित होगा, या फिर नाव के उस भाग के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है, या फिर नाव के भार के बराबर होगा। बताइए, नाव के भार कम होगा या फिर बराबर होगा, या फिर यहाँ पे बी दिख रहा है नाव के भार से ज़्यादा होगा, या फिर सी होगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सभी, सी ऑप्शन ही होगा। यहाँ पे क्या होगा, नाव के उस भाग के भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है। मतलब वही हुआ कि आप जो नाव उस पर डाले हुए हैं ना, तो वो नाव कुछ इस प्रकार का आपका नाव होता है। इसका ऊपर का जो एरिया होता है नाव का, वो आप देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा होता है, मान लीजिए कुछ इस प्रकार चौड़ा होता है। लेकिन नाव का जो नीचे का हिस्सा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और उसके द्वारा कोई पतला सा एक इतना ही जगह जो है वो छेके होता है। तो नाव के भार के बराबर नहीं, बल्कि जो नाव के नीचे का जो एरिया है ना, उसके हटाए गए जल के बराबर उसका मान होगा, जो कि जल को हटा रहा है, विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ठीक है, नाव जो है उसकी सतह के नीचे जो पानी हटा रहा है उसकी भार के बराबर होगा, उतना जल वो विस्थापित करेगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास हो जाता है, भार में कमी हो जाती है। यह ह्रास कितना होता है, तो विस्थापित पानी के भार के बराबर। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि उसमें आप जो है पिंड को डाल रहे हैं, एक गोल पिंड है, ठोस पिंड है, अब इसको आप पानी में डुबा रहे हैं, पानी में आपने डाल दिया है, पानी यहाँ था, तो पानी में इसको डुबा रहे हैं ना, जितना पानी इसके डालने से बाहर आ जाता है बीकर से, वही उतना पानी के इसके भार के बराबर ह्रास हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि उस पिंड के भार के बराबर, नहीं, पिंड के भार के बराबर नहीं, बल्कि पिंड द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर उस पानी का भार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, उतना उसका ह्रास हो जाएगा, यानी भार में कमी हो जाएगी। दोस्तों अगला देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड है। चांदी का विशिष्ट गुरुत्व जो है वो 11 है, तो लोहे का विशिष्ट गुरुत्व जो है वो 8 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे के सापेक्ष चांदी का सन्निकटन अपेक्षित घनत्व होगा। देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है, चांदी का गुरुत्व जो है वो 11 है और लोहे का जो है वो 8 है। पूछा क्या गया है प्रश्न में, कौन सा एक लोहे के सापेक्ष चांदी, लोहे के सापेक्ष चांदी, तो जिसके सापेक्ष पूछा है उससे उसको भाग दे देंगे। तो देखिए चांदी का तो 11 है और लोहे का कितना है, 8 है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो आपका आएगा 8 दून 8 एकम 8, एक बार जाएगा तो आपका 3 जो है वो शेषफल बचेगा। आप यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, 8 3 के 24, 24 बार ले जाएंगे तो इसमें से जब 24 घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा। एक यहाँ पे 0 आप लगा देंगे तो 8 से फिर से भाग दीजिए, तो 8 5 40, 8 6 48, 8 8 64, यानी कि आपका करीब 7 बार ले जाएंगे तो आ जाएगा, यानी 1.37 समथिंग आएगा, जिसको कि आप 1.37 को 1.4 लिख सकते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए वहीं अगर यहाँ पे पूछ लेता लोहे के सापेक्ष चांदी का सन्निकटन अपेक्षित घनत्व पूछा गया है, आपसे पूछ देता चांदी के सापेक्ष लोहे का, तो वहाँ पे आप 8/11 करते। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को बढ़ाने पर गैस का दाब बढ़ जाता है क्योंकि उच्चतर तापमान पर क्या होता है। तापमान को जब बढ़ा रहे हैं तो गैस का जो दाब है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप जब तापमान खींच कर बढ़ा रहे हैं तो तेज़ी से गैस उड़ने लगता है ना, तो गैस
के अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्चतर होती है। गैस जो होता है, जैसे आप अगरबत्ती देख रहे हैं जब सुलगा देते हैं घर में, तो वो कहाँ कहाँ घर के कोने कोने पहुँच जाता है, यानी कि उसके अणुओं में बहुत ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है, बहुत तेज़ी से वो फैलता है क्योंकि उसके अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं। देखिए आप ये पढ़े होंगे, ठोस जो होते हैं, ठोस क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अणु एकदम पास पास होते हैं, आपस में सटे हुए होते हैं, कुछ इस प्रकार से सटे हुए होते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये ठोस होता है। वही द्रव क्या होता है, एक अणु यहाँ है तो एक अणु यहाँ है, और यही अगर आपस में सट जाए तो ये ठोस बन जाए। लेकिन जो गैस होते हैं, एक अणु यहाँ है तो एक अणु यहाँ है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, बहुत दूर दूर इसके अणु होते हैं। यही कारण है कि ये गैस कहलाता है और ये काफ़ी तेज़ी से, इसकी गतिज ऊर्जा तेज़ी होती है, उच्च होती है। यही से ये आपके एक घर में सुलगा रहे हैं तो घर के दूसरे कोने तक भी इसकी खुशबू चल जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं अगरबत्ती की, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास लोहे की एक कील और उसी द्रव्यमान की लोहे की एक गेंद है। देख रहे हैं ना, एक बार फिर समझिए। हाँ देखिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक लोहे की कील है, एक लोहे की कील हो गई भाई, ठीक है। उसके अलावा ये मान लीजिए कील जो है वो 1 किलोग्राम का है, तो उसी द्रव्यमान की यानी एक लोहे की गेंद भी है और ये भी जो है 1 किलोग्राम का है। पानी में दोनों को डुबा रहे हैं, लोहे की गेंद तैर सकती है लेकिन कील हमेशा डूब जाएगी। इसका कारण क्या है? देखिए, 1 किलो का अगर कील बना रहे हैं तो कील जानते हैं पतला होता है, इसका जो आयतन है, इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है। क्षेत्रफल जो है, कील देखिए ऐसे अगर गिरा रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल लंबे में है लेकिन पतला है, वहीं अगर ऐसे गिरा रहे हैं तो ये बहुत ही, इसका आयतन क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर वो गेंद उसका बना दे रहे हैं तो गेंद देखिए इतना बड़ा बने चाहे इतना बड़ा बने, इसका तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है और यही कारण है कि कील जो है वो आसानी डूब जाता है और आपका जो गेंदा है वो तैरता है। यहाँ पर देखो आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा, कील पर श्यान बल अपेक्षाकृत अधिक होता है। श्यान बल मतलब, श्यान बल देखिए वह बल होता है जो किसी वस्तु को कुछ समय तक कह सकते हैं डुबाने का प्रयास नहीं करता है, यानी उसको तैरते रहने का जो है प्रयास करता है। देखिए ये क्वेश्चन पिछले कई साल बहुत बार पूछा गया है। बर्नौली प्रमेय या फिर बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है, या फिर कह सकते हैं बर्नौली सिद्धांत जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या बर्नौली प्रमेय द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर आधारित है, कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, या फिर ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है? तो देखिए जो बर्नौली प्रमेय है, ठीक है, ये प्रमेय आपने 12th लेवल में पढ़ा होगा। ये प्रमेय जो है वो हमने भी पढ़ा था, जो कि हमें अभी तक याद है, ठीक है। बर्नौली सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय जो है वो है आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, आप इसको कर पाएंगे आसानी से। पूछा गया है कि 3 द्रवों के घनत्व डी है, दूसरा 2D है और तीसरा 3D है। यदि तीनों द्रवों के जमीन आयतन मिलाए जाएं, तीनों का आयतन अगर मिला रहे हैं, कहीं कर लीजिए तीनों को, ठीक है, घनत्वों को, तो परिणामी मिश्रण का घनत्व क्या होगा? परिणामी यानी उसका औसत पूछता है। तो देखिए भैया यहाँ पे डी कर लीजिए। आप कैसे निकालते थे बताइए? औसत किसी चीज़ का निकालना है तो कैसे निकालते थे? 2D कर दीजिए प्लस डी कर लीजिए प्लस 3D कर लीजिए। अब जितना है आपका 3 संख्या है, 3 से भाग दे दीजिए। तो D और 2D और 3D को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका टोटल 6D हो जाएगा। 6D में 3 से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा? 3 दूना के 6, 2D बच जाएगा आपका। तो यही 2D जो है यही इसका परिणामी यानी औसत मिश्रण घनत्व होगा। 2D देख रहे हैं ऑप्शन में है? जी हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औसत निकालना आपको आता होगा। जैसे कि 5 लड़के हैं, ठीक है, पाँचों का अलग अलग वेट है, ठीक है, 5 लड़के हैं, कोई 2 किलोग्राम का है, कोई 5 किलोग्राम का है, कोई 6 किलोग्राम का है, कोई 10 किलोग्राम का है और एक मान लीजिए वो 20 किलोग्राम का है। अब पूछ लिया जाए कि अगर टोटल है लड़के, ठीक है, टोटल का अगर आपको औसत निकालना है कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? टोटल्स को जोड़ देंगे और जितनी संख्या होगी टोटल को जोड़ देंगे, ऐसे करके टोटल को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जो उनकी संख्या होगी, कितनी संख्या थी? 5 लड़के थे तो 5 से भाग दीजिए, आपका यही औसत निकल जाएगा। तो अब तो आप जानते हैं अच्छे से। अगला प्रश्न है, लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल यानी जो आपका मिट्टी का तेल होता है किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये तो आप ऊपर बता चुके हैं, अच्छे से आपको समझ में आ चुका है किसके कारण? केशिकात्व के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 8वें का यहाँ पर देखेंगे तो सी ऑप्शन, बत्ती में केशिका क्रिया द्वारा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए कुछ लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये भी सही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे तो बत्ती से होकर तेल का मिश्रण नहीं बल्कि तेल से होकर बत्ती का मिश्रण होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बत्ती में केशिका क्रिया का, और केशिका तो क्या है, किसी भी द्रव का नीचे से ऊपर चढ़ने की क्रिया जो होती है वो केशिकात्व कहलाती है। अगला आपका, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्या ऑक्सीजन की कमी से कान का पर्दा जो है वो खराब हो सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है? भाई कान जो है पर्दा उसका, वो ऑक्सीजन की कमी से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऑक्सीजन की कमी हुई तो सीधे आप मर जाएंगे ना। उच्च वायुमंडलीय दाब, ये भी देखिए बी ऑप्शन जो है ये भी सही हो सकता है, लेकिन सी दिया गया है उच्च जल दाब, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पानी के अंदर जल जो है वो तेज़ी से आपके अंदर घुसने का प्रयास करेगा, आप पर बहुत चारों तरफ से फोर्स लगाएगा एक तरह से। ठीक है, तो उच्च जल दाब यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है? वर्षा की लगभग गोलाकार बूंद पृष्ठ तनाव का परिणाम नहीं है पूछा गया है, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है। पृष्ठ तनाव के कारण ही तो वर्षा का जल जो है वो गोलाकार गिरता है। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे केशिकीय उन्नयन, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये भी आप कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव का परिणाम है। साबुन या डिटर्जेंट द्वारा मैल का दूर होना, तो आपने इससे रिलेटेड भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर सॉल्व किया था कि पृष्ठ तनाव के कारण ही जो है पानी की जगह अगर आप किसी साबुन के घोल से कपड़ा साफ करते हैं तो बहुत ही आसानी से साफ हो जाता है, ये आपने ऊपर पढ़ा था। लेकिन किसी द्रव का प्रवाह, ये तो किसी भी प्रकार से पृष्ठ तनाव संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन लगाएंगे आप आंख मूंद करके, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न था। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, हमारे द्वारा बताया गया हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और कुछ